Hello and very good morning to all of you. Welcome to the current affairs series. Today we are going to discuss about the Israel-Palestine crisis. What are the factors responsible for it? What would be the way forward to have a peaceful West Asia? So welcome to the today's episode. दोस्तों, इस टॉपिक को तैयार करना हो तो you prepare it from the three different aspects while keeping in mind the general studies syllabus. Okay, UPSC, the syllabus that is from general studies, paper 2, that is from international relation. Now, what are the factors responsible for this Israel-Palestine conflict? Second, जो टू स्टेट सॉल्यूशन जो इसके लिए इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सॉल्यूशन है, is it justified or is it sustainable? And third, what should be the way forward? That would be important from your mains part. So first of all, understand that some basic and historical underpinnings about this development. Israel or Palestine, दो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, वेस्ट एशियन नेशन है. इसको मेडिटेरेनियन सी के आसपास हम लोग लोकेट कर सकते हैं. दिस इज योर मेडिटेरेनियन सी और दिस इज योर इजराइल. ओके, और ये ब्राउन कलर का जो है दिस इज योर गाजा स्ट्रिप और दिस इज योर वेस्ट बैंक. ठीक है, वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप इट इज बाय अंडर द पैलेस्टीनियन कंट्रोल्स. गाजा स्ट्रिप इट इज अंडर द हमास कंट्रोल. हमास क्या है? एक मिलिटेंट आउटफिट है. और द वेस्ट बैंक जिसमें कि जो जेरूसलम का पार्ट है, ये ईस्ट जेरूसलम, ओके, दिस इज योर जेरूसलम, ये अंडर द फातह कंट्रोल. फातह बेसिकली जो प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टाइन है, दैट बिलोंग्स टू दिस आउटफिट. ठीक है, नाउ एक यूनिफाइड पैलेस्टाइन की बात हो रही है. क्या चीज? एक यूनिफाइड पैलेस्टाइन. एंड इजराइल ज्यादा से ज्यादा एरिया को कोलोनाइज करना चाहता है, अपना टेरिटोरियल एक्सटेंट को और बढ़ाना चाहता है. एंड ग्रेटर पार्ट ऑफ दिस लैंड कम्स अंडर द इजराइल. ये इजराइल की पॉलिसी है और इसी आइडियोलॉजिकल पॉलिसी के चलते अब ये स्टैंड अप हुआ. लेकिन जो लास्ट 11 डेज का फाइट है ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट है कि इजराइल और पैलेस्टाइन आपस में लड़ाई करते रहते थे, बट जो रिसेंट फाइट था वो पैलेस्टीनियन एक नेशनल स्पिरिट से बाउंड है, इसीलिए डिफरेंट है. और इस कॉन्टेक्स्ट में जो टू स्टेट सॉल्यूशन है, टू स्टेट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? दैट कि एक सोवरेन पैलेस्टाइन होगा, सोवरेन इजराइल, और दोनों ही पीसफुली एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में को एग्जिस्ट करेंगे. दिस इज द टू स्टेट सॉल्यूशन. टू स्टेट सॉल्यूशन बेसिकली 1967 वॉर के कॉन्टेक्स्ट में यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा स्पॉन्सर्ड एक सॉल्यूशन है. बट दोस्तों, ये जो इजराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट है वो जियोनिज्म मूवमेंट से रिलेटेड है, मतलब मच मच बिफोर द 1967. तो जो इसका कॉज है वो हिस्टोरिकली बहुत पहले से है, बट जो सॉल्यूशन दिया गया ये 1967 के बैकड्रॉप में दिया गया. इसीलिए दोनों के बीच में एक ट्रेड ऑफ है और ये सस्टेनेबल सॉल्यूशन की बात नहीं करता है. तो देखते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है. तो लेट अस बिगिन विद सम बेसिक फैक्ट्स. ओके, जो पैलेस्टाइन, दिस इज द ओल्डेस्ट अनसेटल्ड इशू ऑफ द वेस्ट एशिया. वेस्ट एशियन कंट्री में सबसे ओल्डेस्ट इशू है. और ये इशू क्यों है? इट वी कैन रिलेट फ्रॉम द जियोनिस्ट मूवमेंट. ये जियोनिज्म 16th 17th सेंचुरी में ये स्टार्ट होता है और 19th सेंचुरी में बेसिकली ये एक वाइडर मूवमेंट की तरफ मूव करता है. ये क्या था? बेसिकली द कॉल ऑफ द ज्यूज, मतलब जैसे घर वापसी काइंड ऑफ द मूवमेंट था कि ज्यादा से ज्यादा ज्यूज पीपल पैलेस्टाइन एरिया में लौटेंगे. दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द जियोनिज्म मूवमेंट, और ज्यादा से ज्यादा एरिया अपने ऑक्यूपेशन में लाएंगे. तो एक फैक्ट है दैट अराउंड 1882 जब ये इनिशियल स्टेज ऑफ दिस मूवमेंट था तो ज्यूज का पॉपुलेशन पैलेस्टाइन में 3% के आसपास था. रिमेनिंग 97% लोग पैलेस्टीनियंस थे. लेकिन ग्रेजुअली जो ज्यूज कम्युनिटी का परसेंटेज बढ़ते चला गया और पैलेस्टीन का जो पॉपुलेशन है वो घटते चला गया. तो यू कैन सी किस तरह से डिसअपियरेंस हुआ पैलेस्टाइंस का. ठीक है, सो अब ग्रेजुअली ये जो पैलेस्टीनियंस लोग थे कुछ आउटफिट्स के थ्रू अपने को ऑर्गेनाइज करते चले गए और नाउ दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द इजराइल दिस कॉलोनियल पॉलिसी. ठीक है, सो आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है. अब इन
पूरे कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज टू स्टेट सॉल्यूशन था. What is this two-state solution? Already I said that two-state solution talks about a sovereign Israel as well as a sovereign Palestine. ठीक है. Now Israel ने 1967 वॉर में वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पे अपना कंट्रोल किया. ठीक है. वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप कहाँ है? दिस इज योर वेस्ट बैंक और द गाजा स्ट्रिप. ग्रेजुअली और इनका जो पॉलिसी था दैट बेस्ड ऑन डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. सो जो आउटफिट्स थे, जो फैक्शंस थे, उनको आपस में लड़ा के दे आर गेटिंग मोर एंड मोर अंडर हिज कंट्रोल. ये इजराइल का पॉलिसी था. इसको कॉलोनियल पॉलिसी भी बोलते हैं. ठीक है. इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये उनका क्या स्टैंड है. इजराइल गवर्नमेंट एक्चुअली स्टेटस को चाहता है. स्टेटस को का मतलब जो भी एरिया उनके कंट्रोल में आया वो उन्हीं के कंट्रोल में रहे. दे वांटेड टू more the continue with the colonial policy and also expand more and more control over the area. ठीक है. बट इस बार इजराइल के साथ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट था, इजराइल के ऊपर में यूनाइटेड स्टेट्स का सपोर्ट था, यूनाइटेड स्टेट्स के अलाई का सपोर्ट था, सऊदी अरेबिया का सपोर्ट था. एक्चुअली एक इक्वेशन है, इसको यहाँ समझिए ऐसे दैट कि यूएस, इजराइल और सऊदी अरेबिया, ठीक है, ये एक ट्रिपल अलायंस चलाते थे और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू काउंटर ईरान. ठीक है. सो जो पैलेस्टीनियन इशू है वो कभी भी अरेबिक कंट्री के जो प्रायर इशूज में नहीं होता था, इसलिए एक नोड सब्जेक्ट की तरह था. लेकिन अब पैलेस्टीनियंस का जो नेशनलिस्ट स्पिरिट और नेशनलिस्ट मूवमेंट से ड्रिवन जो मूवमेंट है, इसके चलते अब इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको काफी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस के साथ देख रही है. तो इसीलिए इजराइल के ऊपर में अब प्रेशर बना है. ठीक है. तो प्रेशर बना है तो सॉल्यूशन और स्टैंड भी चेंज करना पड़ेगा. तो वही है इस टॉपिक का मेन फोकस एरिया, दैट इजराइल का पॉलिसी स्टैंड ऑफ स्टेटस क्यों चाहता है. बट इजराइल के ऊपर में अब क्या है दैट देयर इज सम प्रेशर इज सरमाउंटिंग. अमेरिका के ऊपर में प्रेशर है, वर्ल्ड कम्युनिटी के ऊपर में प्रेशर है कि ना इजराइल अपना स्टैंड चेंज करे, क्योंकि कोई भी जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के चलते जो रीजनल एरियाज में डिस्टर्ब होता है, ग्लोबल कम्युनिटी भी डिस्टर्ब होता है. ठीक है. लास्ट 70 इयर्स में इजराइल की पॉलिसी क्या थी? डिवाइड एंड रूल, ज्यादा से ज्यादा एरिया को कॉन्कर करना है. दैट सेकंड कि इजराइल बोलता है कि दे आर एक्चुअली परसुइंग दिस पॉलिसी ड्यू टू काउंटर द टेररिज्म. आउटफिट्स लाइक हमास, द फतह और फतह, ये जो आउटफिट्स हैं in the context of Palestine, according to European Union and some international institution, these are what? Militant organizations. So they are actually unleashing the terrorism. तो Israel बोलता है कि we are actually fighting with the terrorism, but objectives is something different. ये इजराइल का अपना फ्रंट है. पैलेस्टाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझते हैं दैट कि पैलेस्टाइन अर्लियर स्टैंड क्या था? इट वाज ए फ्रैक्चर्ड नेशन. यू कैन कॉल इट फ्रैक्चर्ड नेशन था, फ्रैक्चर्ड नेशन था. बट नाउ बहुत सारे वॉइसेस उठने लगे हैं. नाउ द वॉइसेस आर आल्सो इंटीग्रेटिंग, यूनाइटिंग ईच अदर, और एक यूनाइटेड पैलेस्टाइन्स का बात कर रहा है. तो यूनाइटेड पैलेस्टाइन होने के चलते अभी एक नेशनल स्पिरिट डेवलप हुआ है. तो इसको भी वर्ल्ड कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. ठीक है. जो भी आउटफिट्स हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं. इसमें जो हमास, जो न्यूज में भी था कि हमास अटैक्ट ऑन द इजराइल. हमास क्या है? बेसिकली मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस और मिलिटेंट आउटफिट. ये फर्स्ट इंटिमेडा के बाद में ये बना था 1988 में. दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट, यू कैन कीप इन माइंड. ठीक है. इंटिमेडा क्या होता है कि कोई भी जो एक पॉलिटिकल मूव जो गवर्नमेंट के लेजिटिमेसी को चैलेंज करता हो, जो पैलेस्टाइन के कॉन्टेक्स्ट में शुरू हुआ, दैट इज कॉल्ड इंटिफादा. ठीक है. सो पैलेस्टाइन के कॉन्टेक्स्ट में ये सब आउटफिट्स थे लाइक फतह, दिस इज द पीएनए एंड 2006 में. तो मेन पॉइंट क्या है कि दैट टू थिंग्स, दैट इज योर वेस्टर्न बैंक एंड दैट इज योर द गाजा स्ट्रिप. द गाजा स्ट्रिप वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ हमास एंड वेस्ट बैंक वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ फतह, जो जिसका प्रेसिडेंट क्या है? दैट इज कॉल्ड मोहम्मद अब्बास, हु इज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द पैलेस्टाइन.
ठीक है. This was the Zionism. A fact is written here, you can jot it down. Primarily, what is this Zionism? It is a ideological movement that called for return of the Jews to the land of the Palestine. ठीक है. This was the Zionism movement. The Jewish people ज़्यादा से ज़्यादा पैलेस्टाइन के रीजन में लौटेंगे and they will occupy more and more land. ठीक है. This is known as Zionism. Now, look at here. I take this picture from the BBC for the referential point of purpose only. Now, हम लोग कुछ और एंगल से समझते हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए इस पूरे एपिसोड में. इंडिया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग दैट पैलेस्टाइन के साथ एक सपोर्टेड अप्रोच लेके चल रहा है, कैलिब्रेटेड अप्रोच लेके चल रहा है. इंडिया सपोर्टेड द कॉज ऑफ द पैलेस्टाइन बिकॉज पैलेस्टाइन इज बेसिकली फाइटिंग फॉर ए यूनाइटेड पैलेस्टाइन दैट इज फॉर बाउंड विद ए नेशनल स्पिरिट, मतलब नेशनलिज्म का है. और इंडिया फॉलो किसको करता है? डेमोक्रेटिक diplomacy. So under the democratic diplomacy, before the India got independence, even 1939 पे एक रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पास किया गया था और इसमें पैलेस्टाइन कॉज को सपोर्ट करने की बात कही गई थी. तो उस समय से हम लोग पैलेस्टाइनियन कॉज के, पैलेस्टाइन के सपोर्ट में हैं. इजराइल की बात करते हैं कि इजराइल के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है. दैट 1950 में हमने इसको सबसे पहले रिकॉग्निशन दिया. देन 1992 में वी हैव एस्टैब्लिश्ड ए डिप्लोमेटिक रिलेशन. लास्ट ईयर इन 2017 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटेड द इजराइल और हमारा रिलेशनशिप स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप तक पहुंचा है. वी हैव द नंबर ऑफ एरियाज लाइक डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, जिसमें हम लोग इजराइल के साथ एक घनिष्ठ संबंध रखते हैं. ठीक है. तो इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया एक मिडिल कंट्री है, इंटरमीडिएरी कंट्री है और पैलेस्टाइन के साथ हमारा हिस्टोरिकल सपोर्ट, पॉजिटिव रिलेशनशिप है. इजराइल के साथ हमारा रिलेशनशिप काफी आगे बढ़ा है. तो इस केस में क्या हमें इंटरवीन करना चाहिए? तो the experts in the foreign diplomacy, they say that India should go for a hyphenated stand. ठीक है. In the international diplomacy और in the foreign diplomacy ये बोला जाता है that कोई भी इंटरमीडिएरी नेशन लाइक इंडिया, पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो किसी एक कंट्री के साथ रिलेशन दूसरे कंट्री के कॉस्ट पे हमें बिल्ड नहीं करना चाहिए. बिकॉज इन द international relation it is said no country is a friend forever and no country is a enemy forever. तो कोई भी कंट्री फ्रेंड और फॉरएवर परमानेंटली नहीं होता है. रेदर अभी हमारा जो बायलैटरल रिलेशनशिप है दैट इज गाइडेड बाय द प्रोफेशनलिज्म इन द पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक्स, इन द पॉलिसी ऑफ लॉजिस्टिक कन्वर्जेंस. सो इकोनॉमिकली, लॉजिस्टिकली, स्ट्रैटेजिकली हर एक कंट्री के साथ हम लोग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं. तो हमें उस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे मूव करने की जरूरत है. तो पैलेस्टाइन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं इन द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ द कंट्री, हम उसके साथ रिलेशनशिप ग्रो करेंगे. इजराइल के साथ चूंकि डिफेंस प्रोक्योरमेंट है, द एग्रीकल्चर, द एडवांस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब एरियाज में हमको रिलेशनशिप इंप्रूव और करने की जरूरत है. इसलिए हम उसके साथ एक टेंशन या टेंस रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं. Look at here, this is the Iron Dome system in case of Israel. ये एक डिफेंस सिस्टम है जो इजराइल को प्रोटेक्टिव कवर प्रोवाइड करता है. A separate lecture would be there under the Science and Technology head on Iron Dome system and different types of the defense shield across the globe. हम लोग अलग से पढ़ेंगे, but for here, for only reference, you can see that it provided protection to the कंट्री ऑफ इजराइल. तो हमें इस तरह के डिफेंस प्रोक्योरमेंट, डिफेंस सिस्टम के बहुत कुछ सीखने की जरूरत पड़ेगी. ओके. नाउ इंडिया को जो स्टैंड है दैट इज कॉल्ड हाइफेनेटेड स्टैंड, कि मतलब हम लोग सेपरेट पॉलिसी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज विद रेस्पेक्ट टू पैलेस्टाइन के थ्रू गाइड हो. सिमिलरली विद रेस्पेक्ट टू इजराइल भी हमारा एक सेपरेट सेट ऑफ पॉलिसी हो जो हमें गाइड करता हो. एरिया ऑफ कन्वर्जेंस डिफाइंड हो, एम्बिगुअस एरिया ऑफ कन्वर्जेंस पे हम लोग काम नहीं करें. इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक टर्म होता है कि जीरो सम डिप्लोमेसी. व्हाट इज दिस जीरो सम डिप्लोमेसी? जीरो सम का डिप्लोमेसी का मतलब प्रॉफिट कांस्टेंट है. हम लोग किसी एक कंट्री के साथ दोस्ती कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ दूसरी कंट्री. जो
अभी के रियलिस्ट वर्ल्ड में, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में कहीं तक समटाइम इट इज नॉट जस्टिफाइड। दोनों कंट्री के साथ हमारा कुछ म्यूचुअल कन्वर्ज्ड एरिया है, उनके साथ, दोनों के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, प्रोफेशनल प्रिंसिपल से गाइडेड होना चाहिए। सो हम लोग का जीरो सम डिप्लोमेसी से हमारा प्रिंसिपल गाइड नहीं होना चाहिए। ओके, वेरिएबल सम डिप्लोमेसी होना चाहिए, हाइफेनेटेड अप्रोच होना चाहिए। इस पूरे प्रोसेस में यूनाइटेड स्टेट्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस होना चाहिए और किस तरह से इस चीजों को देखना चाहिए फर्दर। द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1995 में जेरूसलम को क्या किया, इट इज द कैपिटल ऑफ व्हाट, द इजराइल उन्होंने डिक्लेयर किया। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, यू कैन जॉट इट डाउन। द कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट इन 1995 ओके, दैट इजराइल का कैपिटल इट वाज जेरूसलम, ये डिक्लेयर कर दिया। तो जेरूसलम जो वेस्ट बैंक का पार्ट है, उस पे पैलेस्टीनियंस भी अपना कंट्रोल रखना चाहता है। सो जैसे कोई एक वर्ल्ड कंट्री और कोई एक द फॉरेन कंट्री किसी को डिक्लेयर कर देती है, देन इसका सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब इसका फिर डिवीजन हो। इसका मतलब इस तरह से सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स होते चला जाएगा। सो वी कैन कॉल इट दैट इट इज द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल एज वेल एज सम ऑफ द अरबिक कंट्री लेड बाय सऊदी अरबिया। इस सिचुएशन को इन तीन कंट्री को ही अपने प्रोएक्टिव अप्रोच, अपने डिप्लोमेटिक कोर को यूज करते हुए मैनेज करने की जरूरत है। Okay, so the solution that is called the two-state solution ये basically एक sponsored, dictated solution है. Possibly this would not be acceptable to the Israel and Palestine. Okay, if यदि होता है, then it will provide a peaceful state. But on the basis of the factor, we can say that further दोनों के बीच में एक negotiating table हो, where on the basis of the terms, conditions and taking the circumstances prevailing, they should reach a better consensus, and that would provide a peaceful atmosphere in both the country, and that would be the ultimate thing that would be achieved by two-state solution. Okay, so this is the important aspect with respect to the Israel-Palestine conflict. Hopefully the session must be informative. So tomorrow we again meet with some current affairs development. So till date, keep watching over the video and have a nice day. Thanks for the watching.